जी काबिल सद एहतराम नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त धोखे से कैसे बचें। अब हम इसके अंदर मुख्तलिफ मराहल हैं। सबसे पहले जिस मरहले की बात करेंगे हम वो ये है कि जो ही आप इरादा करें कि मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो आप किसी दूसरी तरफ जो आपका बेचने वाला है बंदा प्रॉपर्टी, उसके साथ जब आपका राब्ता होगा तो सबसे पहले करने वाला काम यह है कि आप उससे उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स को पेरूज करेंगे, खुद देखेंगे, अपने किसी जानने वाले वकील साहब से मशवरा करेंगे, उनको चेक करवाएंगे और ये देखेंगे, इस बात का जायजा लेंगे कि इस प्रॉपर्टी के मुतल्लक किसी अदालत के अंदर पहले से कोई स्टे ऑर्डर या कोई मुकदमाबाजी या कोई ऐसी चीज तो नहीं है। जब आप इस बात की पूरी तसल्ली कर लें कि इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई मुकदमाबाजी नहीं है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, इस बंदे ने पहले किसी और के साथ एग्रीमेंट तो नहीं किया हुआ, इस तसल्ली के बाद या रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उसका कोई अंदराज तो नहीं किसी एग्रीमेंट का, तो इस जब पूरी इस बात के ऊपर आप मुतमिन हो जाएं, उसके बाद आपने अगले मरहले के ऊपर आने कि फिर आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जब आपकी डील मुकम्मल हो जाए, अग्रीमेंट करने की स्टेज आ जाए, तो फिर आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो बंदा अपने राइट्स बेच रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, अपना प्लॉट बेच रहा है या कोई भी चीज बेच रहा है, तो वो उस बंदे के नाम का आप स्टैम्प पेपर खरीदेंगे। जो पहले 100 रुपए की मालियत का हुआ करता था, आजकल वो 1200 रुपए की मालियत का है। तो वो जो स्टैम्प पेपर है वो इसलिए बेचने वाले का शनाख्ती कार्ड के ऊपर खरीदना इसलिए जरूरी है ताकि उसकी नीयत जाहिर हो कि ये आज़ाद मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। अगर आप खरीदार की बिहाफ पे खरीदेंगे स्टैम्प, तो कल को ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं जिसके अंदर वो कहे कि मुझसे जबरदस्ती इसके ऊपर सिग्नेचर लिए गए हैं या और कोई मामला हो सकता है। अब अगले एंड के ऊपर आएंगे तो उसके अंदर आपने देखना है, जब स्टैम्प पेपर खरीद लिया तो उसका एक सब्सक्राइबर होगा जो उस एग्रीमेंट को लिखेगा। उस तहरीर लिखने वाले को कानून में सब्सक्राइबर कहते हैं। वो एक अहम गवाह आपका हो सकता है, वो एक जिम्मेदार आदमी होना चाहिए जिसको कल को आप अदालत के अंदर बुलाएं तो वो आके अपनी शहादत दे सके। उसके अलावा बेचने वाला जो बंदा है उसके आप अंगूठा और दस्तखत हासिल करेंगे ताकि सिर्फ दस्तखत से वो क्रेडिबिलिटी शायद ना हो सके, जो क्योंकि थंब इंप्रेशन के अंदर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स दूसरे शख्स से नहीं मिलते, यह कानून कुदरत है। इसलिए आप जब थंब इंप्रेशन भी ले लेंगे तो ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट की ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दूसरे एंड पे जब आपने उसका वो थंब इंप्रेशन ले लिया, दस्तखत ले लिए, तो अपने दस्तखत भी करेंगे। फिर सबसे अहम चीज इसके अंदर ये है, कानून शहादत के आर्टिकल 79 और 80 के तहत जब आप दो गवाहान की जरूरत होगी किसी भी डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए, तो यहां आप ऐसे दो गवाहान डालेंगे जो खरीदार की मर्जी के होंगे, जो उसके डिसिप्लिन के होंगे, जिनको पेश करना आसान होगा। उन लोगों को डालेंगे जो माजी में हमने देखा बहुत सारे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो ये तासर लेते कि ये एक गवाह बेचने वाले का, एक गवाह खरीदने वाले का। तो जब आपने ये कर दिया तो आधा मामला आपने खराब कर लिया और अपना अख्तियार किसी के हाथ में दे दिया, क्योंकि कानून की जो मंशा है आर्टिकल 79 जो है, यहाँ फिर उसके अंदर जो एक क्राइटेरिया के साबित करने के लिए दो गवाहों का रखा गया है उस पे फर्क आ जाएगा। जब आपका एक गवाह ही नहीं रहेगा तो कानून की नज़र में उस डॉक्यूमेंट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत के अंदर किसी भी ऐसे हालात से बचने के लिए जो कल को आप किसी कॉम्प्लिकेशन, कल को किसी मुश्किल के अंदर डाल दें और लिटिगेशन में डाल दें, केसेस में डाल दें और सालों आपकी नस्लें जो हैं वो केसेस लड़ने के ऊपर अपना कीमती वक्त, अपना कीमती सरमाया लगाएं और मेंटल टॉर्चर से गुजरें, तो उससे बेहतर यह है कि तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मलहूज खातर रखा जाए और ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो बाद में आ सकती हैं उनसे पहले ही बचा जाए। जब आपने गवाहान भी कर लिए, कोशिश करें कि 2 से ज्यादा गवाहान हो, कम अज कम 2 हों, और ताकि 2 को आप कम अज कम अदालत के अंदर पेश कर सकें। तीसरे एंड के ऊपर आएगी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कानून की जुबान में से मुराद ये है जो आप बदले के तौर पे कोई चीज देते हैं, यानी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके बदले में अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उसका मूड ऑफ पेमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जैसे पे ऑर्डर है, जैसे चेक है, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन है, जिसका आसानी के साथ कल को आप सबूत पेश कर सकें। जो कैश के अंदर आप देंगे उसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा।
और उसके ऊपर शक पैदा हो सकता है और कोई कल को डिनाई कर सकता है और उसको साबित करना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कोशिश करें कि जो टेक्नोलॉजी आजकल मौजूद है, बैंकिंग का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, उसके ज़रिए ही पेमेंट करें। थर्ड हैंड के ऊपर एक और तरीकाकार है। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के ज़रिए ही बेचें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, या ख़रीदें। उसके लिए जो मैं सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका समझता हूँ वो तो ये है, और वो इसको मैं अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करता हूँ। वो ये चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप उन्हें कहें कि आप अपनी टोटल पेमेंट का अरेंज करें। जब आप टोटल पेमेंट अरेंज कर लें तो रूबरू जो रजिस्ट्रार है उसके सामने जाके अपना पे ऑर्डर वसूल करें और अपने दस्तखत का डॉक्यूमेंट्स पहले ही वो ख़रीदार तैयार कर लेता है, जा करके अपने दस्तखत करें और चीज़ को बेच दें और पैसा अपना पे ऑर्डर वसूल करें। लाइकवाइज जब आप ख़रीद रहे हैं तो इसी तरह से दूसरी पार्टी से कहें कि भाई हम अपना पे ऑर्डर ले करके रजिस्ट्रार के पास आ जाएंगे, आप भी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयारी के लिए, सिग्नेचर के लिए हम सारी चीज़ें ले आएंगे, आपने मौके पे पहुंच जाना है और हम आपके हवाले करके मौके पे ही दस्तखत लेके ट्रांसफ़र करवा लेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होती। इसको इस तरह से भी किया जा सकता है और भी मुख्तलिफ अंदाज हैं, जैसे गिफ्ट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे एक्सचेंज भी हो सकती है। कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि पैसे की शक्ल में हो, आप जगह के बदले जगह भी दे सकते हैं, कोई भी और चीज़ दे सकते हैं जिसकी वैल्यू हो। तो ये वो तमाम मूड्स हैं जिनके ज़रिए आप प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं। जब ये भी आपने कर लिया तो उसके बाद आ गया मरहला ट्रांसफ़र करवाने का। ट्रांसफ़र भी हो गई, जब रजिस्ट्री भी हो गई तो अभी भी मरहला पीछे है। मरहला ये है कि उसको आप रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर इंतकाल की सूरत में भी दर्ज कराएंगे और उस इंतकाल को पास भी करवाएंगे और उसकी कॉपी भी अपने पास रखेंगे। दूसरे एंड के ऊपर तमाम ये जो कागजात हैं हमेशा इनकी ओरिजिनल कॉपीज आपने अपने पास रखनी है, हत्ता कि इन कॉपीज को, असली कॉपीज को अपने वकील को भी नहीं देना। उसकी हमेशा ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए और फोटो कॉपीज जो हैं वो हमेशा हवाले करना चाहिए ताकि आपका अपना रिकॉर्ड महफूज रहे हर सतह के ऊपर। अगली बात के ऊपर हम आते हैं कि ये तो वो मेथड्स हैं जो ख़रीदने से पहले अडॉप्ट करने चाहिए, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी सिचुएशन फिर भी कोई रह जाती है, कोई कमी रह जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस को केसेस की सूरत में चीज़ें निकल जाती हैं, तो वो आपने देखा है कि फिर एक लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर आप पहले फिर नोटिस भेजेंगे दूसरी पार्टी को। नोटिस भेजने के बाद फिर कोर्ट के अंदर दावा करना पड़ेगा। दावों की मुख्तलिफ नेचर्स हो सकती हैं। अगर एग्रीमेंट की सूरत हाल हो, आपने कोई एग्रीमेंट किया है, दूसरी पार्टी उसको पूरा नहीं करती, तो फिर आपको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर जाना होगा। अगर कोई आपकी मलकियत से इनकार करता है तो फिर आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए जाना होगा। अगर कोई आपके कब्जे के अंदर मुदाखलत की कोशिश करता है तो फिर आपको सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन के अंदर जाना होगा कि इसको रोका जाए। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको आप मद्देनज़र रखेंगे कि किसी भी किस्म का, क्योंकि आप पहले भी मैंने तज़किरा किया कि एक छोटी सी गलती जो है वो बहुत आदमी को दूर ले जाती है और उसके माली नुकसान की सूरत में भी, उसके वक्त के ज़िया की सूरत में भी, और उसको जो अदालतों के अंदर उसकी नस्लों तक को इवन इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हमने कोशिश की कि जो इब्तदाई तमाम चीज़ें थी उनका हम अहाता करें और ख़रीदने से पहले जिन मराहल को देखना चाहिए था ज़रूरी है उनको देखें अगले स्टेज के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम आगे लेके चलेंगे और इसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में भी हम अपनी वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे। बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उनके बारे में कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह कि कल आपको एक वीडियो बनाएं और उसके ज़रिए आपको मज़ीद आगाही दें। और हम इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।